हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम यहाँ पे देख रहे हैं अपना स्टैंडर्ड 12th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो में आपके साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ 1-to-1, तो आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे। तो एक सेशन के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन से इट विल बी रेगुलर। स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हम देख रहे थे, 4th चैप्टर बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी चीज़ के बारे में जो अगला पार्ट है विच इज़ रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक। मैंने आपको जो कमर्शियलाइज बैंक्स हैं उनके बारे में बताया था। उसमें हमने सरकारी बैंकों की बात की, प्राइवेट बैंकों की बात की, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी हम देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो मेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसकी हम बात करने वाले हैं। हर कंट्री में जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम तो अब सब जगह है, तो हर कंट्री में ना सारी बैंकों को रेगुलेट करने वाली, उनको एडमिनिस्टर करने वाली एक सेंट्रल बैंक होती है। ठीक है, तो वो सेंट्रल बैंक की हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये लोग पूरे कंट्री की सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को है रेगुलेट करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, और उस पर एक कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं कि सिस्टम प्रॉपरली चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम मेंटेन करने के लिए एक मैनेजर का होना ज़रूरी है, एक रेगुलेटर का होना ज़रूरी है, और वही काम सेंट्रल बैंक यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो कस्टमर्स का इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही है, और बैंक के ऊपर पूरा ध्यान रख रही है कि बैंकिंग सिस्टम ठीक से काम करे। अब यहाँ पे R.P. केंट है जिन्होंने डेफिनेशन दी है एक सेंट्रल बैंक की। द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक वेलफेयर। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने छोटे से सेंटेंस में कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो पूरा ध्यान रखता है कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसको कम कैसे करना है, और जब पैसा कम हो जाए तो उसको एक्सपांड कैसे करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हेंस द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री हुज फंक्शन इज टू एड, रेगुलेट एंड प्रमोट द एंटायर मनी मार्केट एंड द बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज टू मेंटेन मॉनिटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक गुड फॉर द नेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है। एपेक्स बैंक, एपेक्स मतलब जो सबसे ऊपर है, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसको एपेक्स बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो ये सेंट्रल बैंक हमारी जो है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है कौन, पहले तो आप ये समझ लो। तो जो RBI है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। तो जो ये वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम एपेक्स बैंक बोलते हैं यहाँ पे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनका काम है ये सारी चीजें करना जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, ठीक है, ये भी इनका काम है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक अपने कंट्रोल में रखती हैं, और पैसों का जो बैलेंस है, जो डिमांड सप्लाई है, उसको मैनेज करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पैसा अगर कंट्री में सप्लाई होने लग जाए तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, और बहुत कम पैसा अगर हो और कैश की दिक्कत हो जाए तो रिसेशन भी आ जाता है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि पैसा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। यह आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो दिस इज द एपेक्स बैंक और द सेंट्रल बैंक इन द कंट्री, एंड इट इज RBI, शॉर्ट में हम RBI बोलते हैं। अब RBI के लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है। इंडिया में कानून की कोई कमी है नहीं, ठीक है, ये आप ध्यान रख के चलना। हर छोटी बात पे हमने लॉज बनाए हुए हैं। हाँ, फिर लिख के रख देते हैं और फॉलो नहीं करते, वो अलग मैटर है, लेकिन ऑन पेपर हमारे पास कानून हर चीज़ का है। तो RBI एक्ट 1934 का कानून है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। और कब से ये प्रैक्टिस में आया, तो दिस इज फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। ठीक है, इनकी प्राइवेट पेड अप कैपिटल, जो पैसा RBI के पास था शुरुआत में, इट वाज 5 करोड़ रुपीस, और इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। तो एक्चुअली में जो एक्ट है वो दो एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक RBI का एक्ट 1934 और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आया था 1949 में। तो तभी RBI को भी इन्होंने नेशनलाइज किया। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना जो सेंट्रल बैंक है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, फिर ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थी, और फिर इसको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया गया। मतलब RBI किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेशन, इट बिलोंग्स टू द कंट्री। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इट बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, मैंने ऐसा नहीं बोला, ठीक है। तो ये नेशन को बिलोंग करने वाली एक एंटिटी है, और वैसे ही हमें चलना है आगे। RBI इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, सुपीरियर, सबसे सुपीरियर बैंक।
इट सुपरवाइजेज, इट रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, इट फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया। कितना पैसा मार्केट में रखना है, कितना नहीं, ये सारा जो रेगुलेशन है, फॉर्मुलेशन है पॉलिसीज का, ये आरबीआई करती है, जो हम आगे अभी देखने वाले। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले इनके हैं मॉनेटरी फंक्शंस। मॉनेटरी मतलब पैसों के बारे में जो भी चीज़ों का इनको ध्यान रखना है वो, तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी फंक्शंस। करेंसी इशू करना, ठीक है, ऑब्वियसली करेंसी को प्रिंट करना, करेंसी को मार्केट में इशू करना। 2000 के कितने नोट मार्केट में घूमेंगे, 100 रुपए के, 10 रुपए के मार्केट में कितने नोट घूमेंगे, पुराने नोट, नए नोट, ये वो, इस सब का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आरबीआई कर रही है। तो बोला है कि आरबीआई ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू इशू द नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2 and above, currency note of ₹1, and all currency coins are issued by the Finance Ministry of Government of India, but the distribution of ₹1 note and currency coins is done by RBI as an agent of the Government of India। ये बहुत नॉलेज या इंफॉर्मेशन की चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना कुछ इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप ये समझ लो कि जो 2 रुपए के नोट हैं और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं, वो सारे नोट को इशू करने का होल एंड सोल राइट किसके पास है, आरबीआई के पास, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं 1 रुपए के नोट की और कॉइन्स की, तो उसको सर्कुलेट करने का पावर फिनेंस मिनिस्ट्री के पास है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विंग है, उसकी अथॉरिटी है। बट ठीक है, प्रिंटिंग का या जो भी है इशू करने का राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों में सर्कुलेट करना, वो काम तो अभी भी आरबीआई ही करेगी, और किसके बिहाफ पे करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे करेगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोला है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे मेरा अकाउंट सपोज एसबीआई बैंक में है, आपका अकाउंट सपोज एचडीएफसी बैंक में है, किसी का आईसीआईसीआई बैंक में है, वैसे ही गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई बैंक में है, ये आप समझ लो। गवर्नमेंट की ऑफिशियल बैंकर आरबीआई है, वो बैंकर भी है, उसके साथ साथ एडवाइजर भी है, एजेंट भी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। इट मैनेजेस द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सरकार जो बॉन्ड्स इशू करती है, लोगों से पैसा लेती है ब्याज पे, गवर्नमेंट के जो खाते हैं, अकाउंट्स हैं, जो करेंसी के कॉइन्स है, 1 रुपए की नोट है, सरकार को लोन चाहिए, ये सारे मैटर्स कौन हैंडल कर रहा है, ये सारे मैटर्स आरबीआई हैंडल कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बोला है बैंकर्स बैंक एंड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये है कि जब सरकार को कहीं से पैसा ना मिले तो आखिर में कौन काम आता है, आरबीआई काम आती है। और बैंकर्स बैंक मतलब जितनी भी बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे वो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो या एचडीएफसी हो, इन सभी बैंकों की जो बैंक है, मतलब एपेक्स बैंक, इन सबको बचाने के लिए रेस्क्यू में कौन आता है, तो ऑब्वियसली आरबीआई ही आएगी, ये ध्यान रख के चलना है। क्रेडिट कंट्रोल, कितना जो क्रेडिट क्रिएशन हमने नहीं देखा, लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि भाई 1000 रुपये अगर आता है डिपॉजिट के नाम पे तो 4000 रुपये तक के लोन्स वो लोग इशू कर सकते हैं ऑल। तो हम लोग क्रेडिट और वेल्थ क्रिएशन देखा था, वही चीज़ है। तो कितना क्रेडिट क्रिएट करना है, कितना सही रहेगा इकोनॉमिक्स के हिसाब से, वो सारा ध्यान यहाँ पे आरबीआई रखती है, ये आप समझ के चलो। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, जो फॉरेन कंट्री की करेंसीज हैं, जैसे अपना डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, दिरम है, ठीक है, तो ये सारी करेंसीज हमारे लिए गुड्स है। मतलब अगर आपको किसी को यूएस से सपोज आप गुड्स इंपोर्ट करते हो और आपको उसको डॉलर में पेमेंट करना है, तो आपको डॉलर खरीद के फिर उसका पेमेंट करना पड़ेगा ना, ये बहुत ज़रूरी है। सेम वे में यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब क्या होता है, हम जितना इंपोर्ट करते हैं उतना हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसकी डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ जाता है। और जितना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सामने वाला हमें पेमेंट करेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आती भी है और फॉरेन करेंसी इंडिया से जाती भी है, ये होता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब किसके हाथ में रहता है, पूरा जो अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, वो किसके हाथ में रहता है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज के जो रिजर्व्स है वो संभालने का सारा काम आरबीआई करती है, और इसका हिसाब किताब भी वही रखते हैं। और कितनी बार हम बोलते हैं हमारे फॉरेन रिजर्व्स में बहुत पैसा है या फॉरेन रिजर्व डेफिसिट में चल रहा है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हमारा कंट्री कितना एक्सपोर्ट करता है और कितना इंपोर्ट करता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख के चलना। आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसकी बात हो रही है। मॉनेटरी फंक्शंस में हमने देखा कि वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। जो पैसों का जो लेन देन है कंट्री में, जो करेंसी या जो मॉनेटरी चीज़ें हैं उसको कैसे बैलेंस करना है, कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट होना चाहिए कितना नहीं, वो सब चीज़ें तो आपके सामने थी। अब नॉन मॉनेटरी फंक्शंस में वो लोग क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। यहाँ पे आरबीआई पूरा मनी मार्केट, पूरा फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको सुपरवाइज करती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। जैसे बैंक्स हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में हमने कल पढ़ा था कि आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से जो बैंक्स उसके अंदर लिस्टेड हैं वो शेड्यूल्ड बैंक है, वो लीगली वर्किंग बैंक्स हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ठीक है, या फिर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसीज बोलते हैं। अब ये एनबीएफसी एग्जैक्टली है क्या, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, क्योंकि मे बी आपके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी। एनबीएफसीज जैसे नाम से पता चल रहा है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, मतलब ये वो कंपनीज हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लोन इन द सेंस जैसे गोल्ड लोन हो सकता है, आपने सुना होगा, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड लोन, बाकी भी बैंक्स भी देती हैं कि आप अपना सोना गिरवी रखो और हमसे लोन लेके जाओ। अब मन्नापुरम गोल्ड लोन या मुथूट फाइनेंस वालों का बैंकिंग सर्विस नहीं है, मतलब वहाँ पे आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब इशू नहीं करा सकते हो। लेकिन अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो आप वो सारी फैसिलिटीज़ उनसे ले सकते हो जो आपको लोन की फैसिलिटीज़ मिलती है। फिर और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अपने एग्जांपल में ले सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ठीक है, बजाज फाइनेंस। तो ये सारी, बजाज फिनसर्व, ये सब जो एंटिटीज़ हैं, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, वो लाइफ इंश्योरेंस है उसको अपने नहीं रखते। तो ये सारी जो एंटिटीज़ हैं ये लोग आपको होम लोन्स देते हैं, 4 व्हीलर के लिए लोन्स देते हैं, गोल्ड लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, ठीक है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस, ये सब जो हैं, तो ये लोग बैंक नहीं चला रहे लेकिन बैंक की तरह लोन्स बांट रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एनबीएफसीज। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि एनबीएफसीज की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी जब लॉकडाउन आया, बिकॉज लॉकडाउन से पहले घरों की बिक्री बहुत स्लो हो गई थी। और ये एनबीएफसीज जनरली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब बिल्डर है वो एनबीएफसी से पैसा उठा के एक प्रोजेक्ट बनाता है, वो प्रोजेक्ट बन के रेडी होता है, बिकता है, लोग उसको पैसा देते हैं, तो वो एनबीएफसी का पैसा चुकाता है। तो साइकिल है पूरा। एनबीएफसी में कौन इन्वेस्ट करता है? आम पब्लिक इन्वेस्ट करती है, उसके बॉन्ड्स इशू होते हैं, डिबेंचर्स इशू होते हैं, डेट सिक्योरिटीज होती है, तो पैसा घूम रहा है। तो इसी तरीके से जो पैसा है ना वो एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में घूम रहा है। मतलब कैसा है कि जो पर्सन है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो एनबीएफसी को फंड दे रहे हैं, एनबीएफसी बिल्डर की फंडिंग कर रही है, बिल्डर उससे पब्लिक को घर बेच रहा है, वही पब्लिक बिल्डर को पैसा दे रही है, फिर बिल्डर एनबीएफसी को पैसा चुका रहा है, उसी में से इन्वेस्टर्स को अपना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो अमाउंट है वो वही ना, पैसों का रोटेशन होता है और कुछ नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ पैसा एक्सचेंज होता रहता है। बाकी जो टोटल अमाउंट है वो करेंसी का, वो तो जो कंट्री में है वो वही रहने वाला है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन में ले रहे हैं। तो ऐसी एनबीएफसीज, अच्छा, शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम बोलते हैं ना, कि पब्लिक में से कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ जुड़ के फंडिंग करके एक फंड इकट्ठा करते हैं और उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने सिटी, अपने एरिया, अपने कम्युनिटी के लोगों की हमें मदद करनी है, उनको बेसिक सर्विसेज सस्ते रेट पे प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनाई जाती है, दैट इज़ द पर्पस। और उन सबको रेगुलेट करने का काम भी कहीं ना कहीं आरबीआई कर रही है, उनको सुपरवाइज कर रही है उनकी एक्टिविटीज़ को। फिर इसके बाद है प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शन में उन्होंने ऐसा बोला है कि प्रमोशन करना, जैसे बोल रहे हैं कि आज भी इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पे चलते हैं। मनी मार्केट में कैसे होता है, उधार लेना देना, पैसों का लेन देन उधार में, ठीक है। तो वो क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए लोग कच्चे का पैसा, कैश का पैसा, ये जो ज़मींदार होते हैं, श्रॉफ होते हैं, जो लोग पैसा उधार पे देते हैं, ब्याज पे देते हैं, फाइनेंसर्स, तो प्राइवेट फाइनेंस वालों के पास जाते हैं, फिर उनको लंबा चौड़ा इंटरेस्ट चुका के फंस जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत होती है। तो कहीं ना कहीं उनको एक मेन स्ट्रीम बैंकिंग चैनल में लाने के लिए आरबीआई अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है, लोगों को गांव-गांव जाके भी इनकरेज करती है कि आप लोग बैंक अकाउंट खुलवाओ। अभी जैसे जनधन योजना आ गई है, तो जनधन योजना में आपको बैंक में कोई पैसा रखना नहीं है। अगर आपका आज तक कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला है और फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और आपकी इनकम एक अमाउंट से नीचे है, कंडीशंस है, तो वो कंडीशन में आप कवर होते हो तो आप जनधन योजना में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हो, उसमें उसका कोई चार्ज अलग से आपको नहीं देना है। तो जो लोग
खर्चे की वजह से बैंक से दूर भागते हैं कि भाई 10,000 रखना पड़ेगा, 20,000 रखना पड़ेगा, 5,000 रखना पड़ेगा, हम कहाँ से लाएंगे, वो पंगा उनको नहीं होगा। तो वो बेनिफिट भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। देखें, इंडिया इज अ कंट्री विद ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड रूरल अर्बन डिवाइड, वो सब तो हम देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो वेन एवर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड चेंजेस कम अबाउट, इट इज़ नेसेसरी दैट द पीपल एंड द इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स रिसीव द बेनिफिट। मतलब हर एक जो सेगमेंट है, मतलब रिच है, पुअर है, अर्बन है, रूरल है, ये एरिया है, वो लोकेशन है, सबको हर चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर कोई भी सरकारी योजना आती है, आरबीआई कोई डिसीजंस लेती है, तो उसका बेनिफिट हर सेगमेंट तक पहुंचना चाहिए। तो फॉर सच इंक्लूजन आरबीआई कंटिन्यूसली मेक्स एफर्ट्स इन द बैंकिंग स्फीयर। इट प्रोवाइड स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। मतलब आरबीआई भी क्या करता है, अलग अलग स्कीम्स निकालता है जिससे वो कोशिश करते हैं कि जो नीडी पीपल हैं, जिन सेक्टर्स को ग्रोथ की ज़रूरत है, उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। मतलब क्या होता है कि हर एक को सेम ट्रीटमेंट देना इक्वालिटी नहीं होती है। अगर आप ये चीज़ समझते हो तो, अपने कितनी बार बोलते हैं ना कि हर किसी के लिए एक कानून बना दोगे तो आपने ये इक्वालिटी नहीं की। इक्वालिटी इक्वल्स के बीच में होती है। जैसे भाई बच्चों के लिए कानून अलग है, औरतों के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, फार्मर्स के लिए अलग है। तो जिनको जैसी ज़रूरत उनके लिए वैसा कानून, ये होना ज़रूरी है ना, तब हम बोलते हैं कि बैलेंस और इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे आरबीआई करती है। एग्रीकल्चर वालों के लिए स्कीम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री वालों के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए ट्रेडिशनल हैंडलूम वाले लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग स्कीम्स आती है। वैसा है। तो देखो यहाँ बोला ही है इन्होंने, जनधन योजना जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे आ गया। तो ये सब चीज़ें आरबीआई करती है। तो ये इनकी नॉन मॉनिटरी फंक्शंस हैं जो वो लोग फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मॉनिटरी पॉलिसी पे। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब पैसों का जो डिमांड सप्लाई है इकोनॉमी में, उसको मेंटेन करना। देखो इम्बैलेंस बहुत भारी पड़ता है। मैं इसका आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ, इसको समझने में आपको कोई परेशानी होगी नहीं। इतने बड़े तो आप हो कि आराम से इस चीज़ को आप ग्रास कर पाओगे क्या हो रहा है इसमें। तो देखो अगर सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ऐसा बोलते हैं मार्केट में बहुत कैश आ गया है। कैश आने का मतलब कि पैसा सर्क्यूलेट बहुत हो रहा है, हर किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो पता है बहुत ज़्यादा पैसा भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अपने कितनी ज़्यादा बचपन में ऐसी बात करते थे, यार सब पैसे वाले होते तो कितना अच्छा होता, सबके पास गाड़ियाँ होती, सबके पास बंगलो होते, सब लोग एयरक्राफ्ट में जा रहे होते, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते, फॉरेन कंट्री घूम रहे होते। तो आपके पेरेंट्स तब बोलते होंगे कि बेटा ऐसा होता नहीं है। अपने सोचते यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, सबके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास बड़ा घर होना चाहिए, सबके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो क्यों ऐसा है कि भाई किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। बट ऐसा अगर हर किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब आप सोचोगे ये तो उल्टी बात होगी, सबके पास पैसा होगा तो सस्टेन करना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं है, अगर सबके पास पैसा होगा तो सस्टेन करना उल्टा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, आप इसका एक बेसिक रीज़न सोचो। अगर सपोज ऐसा है कि भाई आज मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, महीने का सपोज़ कुछ 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा महीने का खर्चा, घर का खर्चा, राशन पानी, ये वो सपोज़ 15,000 रुपीज़ में चल जाता है, 15,000 रुपये। ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा कि भाई कोई इंसान के पास बहुत पैसे हैं। अब मैं छोटे घर में रहता हूँ, सपोज़ मेरा भाई 2 BHK का फ्लैट है, रीज़नेबल छोटा सा फ्लैट है। अब आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव हैं, उनका 5 BHK का बंगलो है, उनके पास बड़ी गाड़ी है। अब उनका घर 15,000 में नहीं चलता होगा, उनका घर शायद 50,000 में चलता होगा। तो उनके घर में भी 4 लोग हैं, आपके और मेरे घर में भी 4 लोग हैं, लेकिन हम 15,000 में एडजस्ट कर रहे हैं और वो 50,000 खर्च कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा है। अब पता है कितनी बार होता है ऐसा कि भाई मंथ एंडिंग होता है ना, तो भाई अपने घर में कोई चीज़ लानी हो, अपन डिमांड कर दे, मम्मी बोलती है अभी नहीं, अभी अगले महीने आएगा। ठीक है, पापा बोलते हैं अभी मेरी सैलरी आएगी नेक्स्ट मंथ, तो उसमें से करेंगे। एक वो कैलकुलेशन होती है ना। अब अगर मान लो हर किसी के पास बेहिसाब पैसा होगा तो क्या होगा, हर कोई खर्चा करेगा, बोले ले बेटा जो चाहिए लेके आ, जितना खाना है खा, जो खरीदना है खरीद। चीज़ों की खरीदी भी ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ जाएगी हर प्रोडक्ट की, और पता है वेस्टेज भी ज़्यादा होगा। इतनी बार अपने पेरेंट्स अपने को बोलते हैं तू ये खरीद तो लोगा, लेकिन कितने दिन चलेगा ये चीज़, 2 दिन आप यूज़ करोगे फिर पड़ी रहेगी, पैसा बर्बाद होगा, नहीं लेना है। तो दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट मनी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपको फालतू चीज़ों पे खर्च करने से रोकते हैं। और अपने साथ भी ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की अपने बात करते हैं ना, तो इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। ऐसा बोलते भी हैं कि अगर कभी आप ऑनलाइन पे कुछ देखते हो, भाई मोबाइल में ऐड आ जाती है, ये प्रोडक्ट ले लूँ, वो प्रोडक्ट ले लूँ, अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपको उसकी सच में, मतलब आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या फालतू खर्चा है,
तो एक बार है ना उसको नोट करके आप छोड़ दो कार्ट में ऐड करके, और 7 डेज तक वेट करो, उसके बाद ऑर्डर करना। अगर 7 डेज के बाद आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत होगी ना, तो आपको याद आएगा कि मैंने ये चीज़ कार्ट में रखी है। और अगर आपने ऐसे ही मतलब पूरा खर्चा करने के लिए कर रहे हैं फालतू में, तो आप वो भूल जाओगे। और कितनी बार ऐसा होता है, हमें मेजॉरिटी टाइम्स ऑनलाइन शॉपिंग में हम जो जो ले लेते हैं ना एकदम से, उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये चीज़ आप क्लियर रखो कि भाई हर किसी के पास बेहिसाब पैसा होगा तो खर्चे भी बेहिसाब होंगे, हर प्रोडक्ट की डिमांड भी बेहिसाब बढ़ जाएगी, और ये जो डिमांड बेहिसाब तरीके से बढ़ जाएगी तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि चीज़ें अनलिमिटेड नहीं है, पैसा अनलिमिटेड हो गया अगर किसी के पास, तो गेहूँ, चावल, शक्कर, खाना पीना, कपड़े, जूते, गाड़ियाँ, ये सब अनलिमिटेड थोड़ी ना है। तो इतनी डिमांड को पूरा कैसे करेंगे, सप्लाई कैसे करेंगे? और फिर क्या होगा पता है, लोग बोलेंगे अरे मैं इसका इतना पैसा देने को तैयार हूँ, मुझे पहले प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा बोलेगा तू 1 लाख रुपए देता है, मैं 1,10,000 देने को तैयार हूँ। तीसरा बोलेगा मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होगा पता है, प्राइस बढ़ता जाएगा, चीज़ों की महंगाई बढ़ती जाएगी, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ज़्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, उल्टा भी होता है, जब कम पैसा होता है ना तो रिसेशन आ जाता है, लोगों के पास पैसे ही नहीं होते पे करने के लिए और खर्चा ही नहीं कर पाते, तो चीज़ें लोग खरीदी करना बंद कर देते हैं, गाड़ियों का सेल बंद हो जाता है, घर की बिक्री बंद हो जाती है, ठीक है, महंगे महंगे फार्म हाउसेज जो बनते हैं वो लोग नहीं खरीदते, क्लब्स की मेंबरशिप नहीं लेते, तो लग्जरी चीज़ों पे खर्चा बंद हो जाता है, तो इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो जाती है। तो आरबीआई का काम है इन चीज़ों को बैलेंस करना थ्रू अ मॉनेटरी पॉलिसी। डन, आगे बढ़ते हैं। इसको स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी भी बोला जा सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक थियरी, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट्स the conscious steps undertaken by the monetary authority to bring about the changes in the stock of money, source, generation of money and cost of money। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है। वही चीज़ वापस समझा रहे, सप्लाई ऑफ मनी एंड ऑल, जाने तो मैं भी फिर रिपीट क्यों कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज बना के एक्चुअली में आरबीआई वो पैसों को मार्केट से कम कर लेती है या पैसों का सप्लाई मार्केट में बढ़ा देती है, वो कैसे होता है। थियरेटिकली तो हमने समझ लिया, रियलिटी में कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ए पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजर्स, जनरल मेजर्स। इसमें पहला पॉइंट ले लेते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ द बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब है कि जब भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर उस पर आता हूँ। व्हेन द कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, वो यही करते हैं, आरबीआई से पैसा बोरो कर लेते। उसके बाद बोला है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को जब पैसा उधार देती है तो उस पर कमर्शियल बैंक से वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। मतलब आप यहाँ पे ऐसा समझो कि यहाँ पे है आरबीआई, फिर सपोज आईसीआईसीआई बैंक है, और तीसरा जो है वो कस्टमर है, मतलब हम है। ठीक है, अब जब आरबीआई आईसीआईसीआई वाले को पैसा देती है, वही पैसा आगे वो कस्टमर को देता है, होता तो यही है। अब आरबीआई आईसीआईसीआई वाले से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती होगी, और आईसीआईसीआई कस्टमर से कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती होगी। तो जिस रेट पे आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक को पैसा उधार देती है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ये चीज़ आपको समझनी है जो यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, तो उसी में कुछ अमाउंट जोड़ के फिर आईसीआईसीआई वाला हमें उधार देता है। तो अगर हमें लोन 8% पे मिल रहा है तो आरबीआई से उसने 8% से कुछ कम अमाउंट पे बोरो किया होगा। तो एक्चुअली में बैंक एक इंटरमीडियरी है जो आरबीआई से पैसा उधार लेके हमें पैसा दे रही है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखो बैंक रेट जो है, मतलब आरबीआई जो रेट चार्ज करती है बैंक से, आरबीआई को जब लगता है ना कि भाई अभी ज़रूरत है मार्केट में पैसा बढ़ाने की, लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा देने की, तो बैंक क्या करता है, बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है आरबीआई। मतलब जब आईसीआईसीआई आरबीआई से लोन मांगती है तो सस्ते में देता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आईसीआईसीआई वाला कस्टमर को लोन सस्ते में देता है कि लो भाई आप भी सस्ते लोन में पैसा उठाओ, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, खुश रहो, एंजॉय करो। तो पब्लिक भी सोचती है यार आज होम लोन 7% से नीचे आ गया है, अब सस्ता पड़ रहा है, अब ले लेते हैं। आया है समझ में? तो वो ट्रांसफ़र कराने को तैयार हो जाएगा, और वो मतलब लोन लेने को तैयार हो जाएगा, और वो घर खरीदने को तैयार होगा। तो इकोनॉमी तेज़ चलेगी, लोग खर्च करेंगे,
प्रॉपर्टियाँ बिकेंगी, बिल्डर्स का पैसा छूटेगा, तो वो NBFC वालों को जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साइकिल में चलती है, वो आपको समझना है। फिर जब RBI को लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता जा रहा है, सबके हाथ में बहुत पैसे हैं, थोड़े पैसे कम करने हैं, चलो एक काम करते हैं, बैंक रेट बढ़ा देते हैं। बैंक रेट को रेपो रेट भी बोला जाता है। तो बैंक रेट जब बढ़ा देंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो लोन लेने वाले कम हो जाएंगे, और लोन लेने वाले कम होंगे तो अपने आप खर्चा कम हो जाएगा, तो चीज़ों के दाम भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो वो बैलेंसिंग वो लोग करते रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली है। अब आगे भी देखें और क्या चीज़ें हैं जिस ऑर्डर में चल रही है, मैं भी वैसे ही समझाता जाता हूँ। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये रेपो रेट मतलब जो बैंकिंग रेट है, इसके बदले वो लोग दूसरे तरीके के रेट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब टर्म्स यूज़ होने लगे। तो बैंक रेट जो है वो पुराना होता जा रहा है, आउटडेटेड होता जा रहा है, और अब उसके बदले जो है वो रेपो रेट आ गया है। ठीक है, तो रेपो रेट के लिए बोला है, अच्छा डिफरेंस भी बता देता हूँ, वो भी यहाँ पे दे रहे हैं। बैंक रेट इज़ अ रेट फॉर लॉन्ग टर्म, ये भी आप समझ लो। ठीक है, डिफरेंस फिर आप पूछोगे सर फ़र्क क्या है दोनों में, और वो जनरली शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बार बार चेंज हो सकते हैं। एक्चुअली में ना बैंक रेट में और रेपो रेट में कोई फ़र्क नहीं है, रेट का जो कंसेप्ट है वो सेम है, लेकिन जो उसको मॉडिफाई करने की ड्यूरेशन है उसमें फ़र्क है। तो जो बैंक रेट है ना वो लॉन्ग टर्म तक सेम रहता है, लेकिन जो रेपो रेट है या फिर जो रिवर्स रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म में बार बार चेंज किया जा सकता है विदाउट एनी हेडेक। आया समझ में? यही है नेक्स्ट पॉइंट आपका, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखो, रेपो रेट का मतलब है रीपर्चेज रेट, ये आप ऐसे ध्यान रखना। तो जिस रेट पे बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक्स को पैसा देती है, दैट इज़ कॉल्ड द रेपो रेट। और जब उल्टा भी होता है कितनी बार, RBI भी कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये आप ध्यान रखना। और ये रेट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, कितनी बार 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये लोग बार बार चेंज भी करते रहते हैं उसको। तो एवरी मंथ और 2 मंथ्स या क्वार्टरली बेसिस पे रेपो रेट्स रिवाइज होते हैं, और उस हिसाब से आपके लोन्स के रेट्स पे भी फ़र्क पड़ता है। ये डेटा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। देखो, ये अभी आपको रेपो रेट्स का डेटा मिलेगा जो 2006, 2010, 2016, अभी का रेपो रेट तो बहुत कम है। ये जो 6.5 दिख रहा है ना आपको, अभी का रेट है 4.4। इसलिए आप देख रहे हो कि जो होम लोन है ना अभी 7% के नीचे मिल रहा है। एक टाइम पे होम लोन है ना 10-10, 11-11, 13-13% पे होता था, अब सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, फिर है स्टेबिलाईजेशन अंडर द इमरजेंसी सिचुएशन। यहाँ बोल रहे हैं देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर द बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। कभी बहुत कैश शॉर्टेज हो जाए तो क्या करते हैं बैंक वाले, सरकारी सिक्योरिटीज़ जो होती है ना उनके पास, वो RBI के पास गिरवी रख के पैसा उठा लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। ये भी एक चीज़ है। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि बैंक वालों के पास जितने भी पैसे डिपॉजिट्स में पड़े हैं, लोगों ने जो डिपॉजिट उनके पास करा है, उसका एक परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है एज रिजर्व्स, मतलब कैश में, कि कभी भी अगर वो पैसा देने की बारी आए और उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके पास फंड में अवेलेबल होना चाहिए। ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR बोला हुआ है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है ये भी बता दूं। अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of their total deposits. डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जो पैसा अकाउंट में पड़ा है जो कभी भी कोई उठा सकता है। टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट जो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अ हायर SLR diverts bank funds from loans and advances to approved government securities and helps to meet government expenditures, and on other hand it reduces the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation, and a lower SLR increases the capacity of banks to create loans। मतलब सही है ना कि अगर आपको रिजर्व मेंटेन करने के लिए बोला गया है और ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करने के लिए बोला है, मतलब आपको ज़्यादा पैसा साइड पे रखना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा साइड पे रखने का मतलब आप लोगों को पैसा कम बांट पाओगे, और यही अगर SLR को लो कर देते हैं
तो आपको जो पैसा मेंटेन करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा लोगों को पैसे दे सकते हो। तो ये दोनों वाइस वर्सा चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो CRR बोला है उसमें बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स को एक सर्टन मिनिमम कैश रिजर्व रखना है, और यहाँ पे बोला है अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR, मतलब CRR तो अपनी जगह है, आपको अलग से SLR मेंटेन करना है। CRR के रेट थे 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। फिर इन्होंने इसको बोला है कि हम CRR को वेरी करते रहते हैं, 3% से 15% के बीच में कुछ भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन। RBI जो चाहे वो कर सकती है। और वैसे ही उसके साथ साथ SLR रेशियो भी उनको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए CRR चलता रहता है। और जो क्रेडिट लायबिलिटीज़ है बैंक की और क्रेडिट क्रिएशन है उसको प्लस माइनस करने के लिए SLR काम आता रहता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या बोला है देखें, इट रिफर्स टू द सेल ऑफ और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI इन द ओपन मार्केट। RBI क्या करती है, बहुत बार उनको लगता है ना कि लोगों से पैसा थोड़ा खींच लेते हैं, चलो थोड़ा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में रखते हैं या RBI के हाथ में रखते हैं और पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। जब सरकार चाहती है या RBI चाहती है कि लोग पैसा खर्च कम करें और बचत ज़्यादा करें, तो RBI क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफर कर देती है कि लो हम निकाल रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स 8.5% ब्याज, 10.5% ब्याज 15 साल के लिए। लोग भागते भागते जाते हैं बॉन्ड खरीद लेते हैं कि यार इतना ब्याज मिल रहा है, अपनी तो सेविंग हो जाएगी, छोड़ो गाड़ी बाद में ले लेंगे, पैसा इन्वेस्ट करके सिक्योरिटी कर लेते हैं। तो खर्चे कम हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि लोग सेविंग्स में पैसा ज़्यादा डालते हैं, तो वो एक बेनिफिट होता है। उल्टा भी करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं यार मतलब जो है बहुत खर्चा कम हो चुका है और रिसेशन आ गया और थोड़ा लोगों के हाथ में पैसा देना ज़रूरी है, तो वो लोग बॉन्ड्स वापस भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार बॉन्ड इशू कर रहे हैं, वहाँ पे उल्टा होता है कि बॉन्ड बाईबैक करके लोगों को हाथ में पैसा दे देते हैं कि जाओ खर्चा करो, इकोनॉमी चलने दो, ठीक है, ऐसा भी होता है। इसके बाद है स्टेरिलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस करना, एक्सेस इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है फॉरेन एक्सचेंज मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ओपन मार्केट सेल होता है और फंड्स मैनेज किए जाते हैं। तो ये काम भी यूजुअली RBI करती है और ये भी आपने को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं B पॉइंट में क्या बोला है, सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। हाँ देखें, सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ओके, बैंक्स मस्ट इंश्योर दैट द पब्लिक रिटर्न्स द लोन गिवन टू देम। ये तो लफड़ा है आजकल, सब लोन ले लेते हैं, रिटर्न कोई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर बैंक वाले लोन देते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो सामने कुछ सिक्योरिटी ले और उस बेसिस पे काम हो, ऐसा हवा में नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पता चला कि लोग लोन ले लेके भाग गए और फिर हम कुछ वसूल नहीं कर पाए। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो RBI की तरफ से मैंडेटरी है। हाँ, कितनी बार होता है पर्सनल फाइनेंस, ओवरड्राफ्ट और छोटी छोटी चीज़ों में बैंकों को अथॉरिटी होती है कि आप बिना सिक्योरिटी लिए भी पैसा दे सकते हो, लेकिन हर तरीके के लोन में ऐसा नहीं होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाँ ये ऐसा है कि आप जितनी असेट रखते हो, जैसे गोल्ड लोन में होता है तो अप टू 80% अप टू 85% आपको लोन मिलता है। मतलब गोल्ड की आज मार्केट वैल्यू जो है उसका 85% पैसा हम आपको लोन पे देंगे। तो आपने अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड हमारे पास गिरवी रखा तो 85,000 रुपीज़ तक आप बोरो कर सकते हो। आपको 40,000 की ज़रूरत है, आप 40 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको उस पर ब्याज भी देना है। बट हम मैक्सिमम कितना देंगे वो हमने बता दिया, बाकी 15% हमने मार्जिन छोड़ा है। होम लोन में भी यही होता है, कार लोन में भी यही होता है। कार में तो वो लोग 100% तक भी लोन दे देते हैं, कितनी बार घर में भी 100% तक दे देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि घर की वैल्यू बढ़ती है और कार का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं भी होता है। तो वो बैंकिंग की अपनी अपनी पॉलिसीज़ है। क्रेडिट के ऊपर एक सीलिंग लिमिट भी होती है कि इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं देंगे, वो आपके पेपर्स पे डिपेंड करता है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, एंटिटी के हिसाब से भी हो सकता है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर लोन मांगेगी ना बैंक से तो उनको सस्ते रेट पे मिलेगा, मेरे जैसे छोटे इंडिविजुअल को शायद नॉर्मल रेट पे मिलेगा। अच्छा, अगर आप कार खरीदोगे तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, लेकिन घर खरीदने पे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। एजुकेशन लोन का रेट अलग, बिजनेस लोन का अलग, तो इस तरीके से वेरिएशंस करने का राइट उनको होता है। ठीक है, क्लियर। बस तो इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं जो आपको ही सॉल्व करनी है। तो मैंने बता दिया है
कि पूरे चैप्टर में है क्या। अब आप आराम से इसको पढ़ो, इसको सॉल्व करो और जो भी आपकी क्वेरी है वो कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम अगले लेक्चर से बात करेंगे।